डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजीशा। आज का हमारा टॉपिक है श्रम विभाजन के कारण एवं परिणाम। श्रम विभाजन के कारण। इमाइल दुर्खीम ने श्रम विभाजन की व्याख्या समाजशास्त्रीय आधार पर की है। आपने श्रम विभाजन के कारणों की खोज सामाजिक जीवन की दशाओं तथा उनसे उत्पन्न सामाजिक आवश्यकताओं में की है। इस दृष्टि से दुर्खीम ने श्रम विभाजन के कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया है: प्राथमिक कारक या कारण, द्वितीयक कारण। सबसे पहले प्राथमिक कारक, जनसंख्या के आकार एवं घनत्व में वृद्धि। दुर्खीम अनुसार जनसंख्या के आकार एवं घनत्व में वृद्धि ही श्रम विभाजन के केंद्रीय एवं प्राथमिक कारण है। दुर्खीम के शब्दों में श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान वह निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण ये है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं। दुर्खीम के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के दो पक्ष हैं: जनसंख्या के आकार में वृद्धि एवं जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, और ये दोनों ही पक्ष श्रम विभाजन को जन्म देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने से सरल खंडात्मक समाजों का लोप होने लगता है और मिश्रित समाजों का निर्माण होने लगता है। जनसंख्या विशेष केंद्रों पर इकट्ठी होने लगती है। जनसंख्या के घनत्व को दुर्खीम दो भागों में बांटते हैं: भौतिक घनत्व, जब शारीरिक दृष्टि से लोगों का एक ही स्थान पर एकत्रित होना भौतिक घनत्व है। नैतिक घनत्व, भौतिक घनत्व के परिणाम स्वरूप लोगों के पारस्परिक संबंध बढ़ते हैं, जिससे उनकी क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है। इन अंतर संबंधों व अंत्यक्रियाओं की वृद्धि से उत्पन्न जटिलता को दुर्खीम ने गतिशील अथवा नैतिक घनत्व कहा है। दुर्खीम ने नैतिक घनत्व के विकास अस्तित्व के लिए संघर्ष की विवेचना भी अपनी पुस्तक में की है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व निर्मित जो समाजों में ही श्रम विभाजन संभव है। जब नैतिक घनत्व बढ़ता है तो समाज की जटिलता भी बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि के दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, जिससे समाज सरल अवस्था तथा यांत्रिक एकता से जटिल अवस्था तथा सावयवी एकता में परिवर्तित हो जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से अस्तित्व के लिए संघर्ष, श्रम का विभाजन, भौतिक घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तथा समाज की सामाजिक संरचना में जटिलता बढ़ती है। अब दूसरा कारक आपको बताने जा रही हूँ: सामूहिक चेतना का क्रमिक पतन। दुर्खीम लिखते हैं कि सामूहिक चेतना के कम होने से व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है, जो श्रम विभाजन में वृद्धि करती है। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक चेतना को श्रम विभाजन का दूसरा कारक बताया जा सकता है, जो श्रम विभाजन पर विपरीत प्रभाव डालता है। सामूहिक चेतना प्रबल होगी तो श्रम विभाजन में वृद्धि नहीं होगी। सामूहिक चेतना के घटने और कमज़ोर पड़ने पर श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, यानी इनमें गुण संबंध है, आपस में एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। अब मैं इसके दूसरे जो द्वितीयक कारक है उसमें दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ: पैतृकता का घटता प्रभाव। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पैतृकता क्या है। जब पैतृकता प्रभावशाली होती है, यानी पैतृकता से तात्पर्य है समाज में व्यवसाय, कार्यों का बंटवारा आदि जब प्रदत्त होता है। जब ये प्रभावशाली होती है तो व्यक्ति के जन्म के आधार पर ये व्यवसाय, कार्य
आदि निश्चित होते हैं। अर्थात व्यक्ति वही व्यवसाय करता है जो उसके पिता या उसके पूर्वज करते आए हैं। इस प्रकार समाज में जब पैतृकता कठोर होती है तो व्यवसाय तथा कार्यों का बंटवारा प्रतिबंधित होता है, जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक होता है। इससे श्रम विभाजन में वृद्धि नहीं होती है। दुर्खीम ने इन्हीं वास्तविकताओं के आधार पर अपनी पुस्तक में निष्कर्ष भी दिया है कि पैतृकता जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि तथा परिवर्तन उतना ही कम होगा और इसके घटने और कमज़ोर होने पर परिवर्तन तीव्र होगा। क्यों तीव्र होगा? क्योंकि लोग परंपरागत व्यवसाय त्याग कर दूसरे व्यवसाय, नए व्यवसाय करने लगेंगे। श्रम विभाजन में तब वृद्धि भी तेजी से होगी और आधुनिकीकरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। दुर्खीम का मत है कि श्रम विभाजन पैतृकता के प्रभाव से बढ़ता नहीं है। जब ये इसका प्रभाव कम होता है तब श्रम विभाजन बढ़ता है, यानी एक दूसरे पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम जानते हैं श्रम विभाजन के परिणाम। सबसे पहले हम ले रहे हैं श्रम विभाजन का प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण। प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता। दुर्खीम ने शारीरिक श्रम विभाजन एवं सामाजिक श्रम विभाजन में अंतर किया है और सामाजिक श्रम विभाजन के परिणामों का उल्लेख किया है। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का एक परिणाम ये होता है कि कार्य अधिक विभाजित हो जाते हैं। जैसे ही कार्य करने की स्वतंत्रता और गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है, श्रम विभाजन के कारण मनुष्य अपनी कुछ विशेष क्षमताओं को विशिष्ट कार्यों में लगा लेता है। दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन के विकास का एक परिणाम ये भी होता है कि व्यक्तियों के कार्य उनकी शारीरिक लक्षणों से स्वतंत्र हो जाते हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्यों की संरचनात्मक विशेषताएं उनकी प्रकार्यात्मक प्रवृत्तियों को अधिक प्रभावित नहीं करती हैं। सभ्यता का विकास। दुर्खीम ने आरंभ में यह स्पष्ट किया कि सभ्यता का विकास करना श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन एक नैतिक तथ्य है और सभ्यता के तीनों अंग यानी तीनों विकास जो सभ्यता के विकास के अंतर्गत आते हैं, औद्योगिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास, वे नैतिक विकास से संबंधित नहीं हैं, यानी उसके अंतर्गत नैतिक तथ्यों का अभाव है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के परिणाम के रूप में सभ्यता के विकास की व्याख्या की है। आपका मानना है कि जनसंख्या के आकार व घनत्व में जब वृद्धि होती है तो सभ्यता के विकास को अनिवार्य बना देती है। श्रम विभाजन एवं सभ्यता दोनों साथ साथ प्रगति करते हैं, परंतु श्रम विभाजन का विकास पहले होता है और उसके परिणाम स्वरूप सभ्यता विकसित होती है। अब हम तीसरा परिणाम जानेंगे, नवीन समूह की उत्पत्ति और आत्मनिर्भरता। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का एक परिणाम ये होता है कि विशिष्ट कार्यों में लगे व्यक्तियों के विशिष्ट हितों का विकास हो जाता है। इन विशिष्ट स्वार्थों की रक्षा करने के उद्देश्य से विशेष वर्गों व समूहों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जितना अधिक श्रम विभाजन होता है उतनी ही अधिक अंतर्निर्भरता बढ़ती है। इन समूहों में अंतर्निर्भरता सहयोग को जन्म देती है। श्रम विभाजन सहयोग की प्रक्रिया को सामाजिक जीवन के लिए ज़रूरी बना देता है, अनिवार्य बना देता है। व्यक्तिवादी विचारधारा। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत चेतना का उदय होता है और सामूहिक चेतना का नियंत्रण कम हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विशिष्टता
व्यक्तिवादी विचारधारा को जन्म देती है। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादी विचारधारा को संबल मिलता है, बल मिलता है। प्रतिकारी कानून एवं नैतिक दबाव। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन कानूनी व्यवस्था में भी परिवर्तन कर देता है। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप पारस्परिक संबंधों का विस्तार होता है तथा जटिलता एवं प्रकार्यात्मक संबंधों के कारण व्यक्तिगत समझौतों का महत्व घट जाता है। मनुष्यों के एकता संबंधों को संतुलित करने के लिए प्रतिकारी अथवा सहकारी कानूनों का विकास हो जाता है। श्रम विभाजन जहाँ एक और व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देती है, तो वहीं दूसरी ओर वे व्यक्तियों में विशिष्ट आचरण से संबंधित तथा सामूहिक कल्याण से संबंधित नैतिक जागरूकता का भी निर्माण करती है। दुर्खीम का विचार है कि व्यक्तिवाद मनुष्यों की इच्छा व फल नहीं, बल्कि श्रम विभाजन से उत्पन्न सामाजिक परिस्थितियों का अनिवार्य परिणाम है। सामाजिक प्रगति। प्रगति परिवर्तन का परिणाम है। श्रम विभाजन भी परिवर्तनों को जन्म देता है। परिवर्तन समाज में एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रगति समाज में निरंतर होती रहती है। दुर्खीम के अनुसार इस परिवर्तन का मुख्य कारण श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन के कारण परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण प्रगति होती है। इस प्रकार सामाजिक प्रगति श्रम विभाजन का एक परिणाम है। दुर्खीम के विचार से प्रगति का प्रमुख कारक समाज है। हम इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि समाज बदल जाता है। प्रगति तभी रुक जाती है जब समाज की गति रुक जाए, परंतु ऐसा होना वैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं है। दुर्खीम के विचार से प्रगति भी सामाजिक जीवन का परिणाम है। अब मैं अंतिम पॉइंट लेने जा रही हूँ इसमें श्रम विभाजन के परिणामों में, और वह है स्वावयवी सामाजिक एकता। दुर्खीम ने श्रम विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम समाज में स्वावयवी एकता की स्थापना बताया है। वास्तविकता तो यही है कि श्रम विभाजन के सारे परिणामों की व्याख्या इस एक परिणाम स्वावयवी एकता के अंतर्गत की जा सकती है। आपका मत है कि श्रम विभाजन के अभाव अथवा अल्पता की स्थिति में समाज में यांत्रिक एकता होती है, और जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है वैसे वैसे समाज में विशेषीकरण, पारस्परिक निर्भरता, सहयोग बढ़ता है, और इसी सहयोग के परिणाम स्वरूप समाज में स्वावयवी एकता स्थापित होती है, जिससे समाज के विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, अंगों में परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता, संगठन एवं सहयोग मिलता है। और इसी को दुर्खीम ने श्रम विभाजन का परिणाम स्वावयवी सामाजिक एकता कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन आधुनिक समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। इसके द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ तथा संपूर्ण समाज के साथ प्रकार्यात्मक एकता स्थापित करते हैं। श्रम विभाजन स्वावयवी एकता को जन्म देता है और प्रत्येक व्यक्ति को समाज के घटक के रूप में व्यवस्थित करके उसे सामाजिक वास्तविकता के साथ, सामूहिक संपूर्णता के साथ एकमतता की अनुभूति कराता है। दुर्खीम का ये सिद्धांत स्पेंसर के प्रभाव का परिणाम प्रतीत होता है। दुर्खीम ने अपने ग्रंथ समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत श्रम विभाजन को एक नवीन दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। दुर्खीम ने पहली बार श्रम विभाजन को सामाजिक आधार पर प्रस्तुत किया है और उसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है। आपने श्रम विभाजन के परिणाम, कारण, प्रकार, दशाएं
तथा श्रम विभाजन के सामान्य और असामान्य स्वरूपों की विस्तार व्याख्या अपनी पुस्तक में प्रस्तुत की है। थैंक यू।